हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है हमारे चैनल अभिजीत अकाउंट्स में। ठीक है, क्लास 12 एस्पिरेंट जो भी स्टूडेंट्स लोग इस बार क्लास 12 देने को तैयार है 2026-27 के बच्चे। आई होप आप लोगों का सभी का क्लास 11 बहुत अच्छा गया होगा और उम्मीद करते हैं कि इस साल भी आप लोग बहुत अच्छा लाओ, धमाल मचा दो। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अब अपने क्लास 12 का इकोनॉमिक सेशन के साथ। ठीक है, तो क्या कुछ होने वाला है, चैप्टर्स क्या कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा इस साल हम लोग को देखना है। सबसे पहले हम लोग लेने वाले हैं सिलेबस का ओवरव्यू कि क्लास 12 का सिलेबस में ओवरव्यू क्या होने वाला है। तो क्लास 11 के जैसा हमारा क्लास 12 भी इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, और ये दो पार्ट कौन कौन सा होने वाला होगा, एक होगा हमारा मैक्रो और दूसरा जो इसके साथ साथ होगा वो होगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये दोनों मिला के मेरा 40 नंबर एक एक पार्ट होगा, 40 मार्क्स ईच का, यानी कि दोनों मिला के फिर से हमारा 80 मार्क्स होने वाला है। तो क्या कुछ अलग होने वाला है, तो पहले बता देते हैं कि मैक्रो जो है हमारा 40 मार्क्स का वो पूरी तरीका से थ्योरेटिकल पार्ट होगा, जैसा हम लोगों ने माइक्रो को पढ़ा था, जिसमें मेरा थ्योरी भी होगा, ग्राफ भी हम लोग का होने वाला है और कुछ टैबुलर प्रेजेंटेशन भी होगा, यानी सेम टू सेम माइक्रो का एक्सटेंडेड पार्ट जो है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो सर क्या इस बार भी हम लोगों को न्यूमेरिकल्स का सामना करना पड़ेगा क्लास 11 के जैसा? तो घबराओ मत बच्चों, इस बार क्लास 12 में हम लोग का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पूरी तरीका से थ्योरी पेपर होने वाला है। क्या कुछ होगा कॉन्सेप्ट तो हम लोग कवर अप करते हैं आगे। ठीक है, तो हमारा है सबसे पहला इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स फुल बुक ओवरव्यू हम लोग देने जा रहे हैं। तो क्या क्या होने वाला है सिलेबस, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम लोग का सिलेबस होगा वो क्या होगा, ये है हमारा सबसे पहला यूनिट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके साथ हम लोगों को सेशन शुरू करना है, वो है सबसे पहला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग सबसे पहले कवर अप करेंगे कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है कहाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसका इमर्जेंस कहाँ से हुआ, क्या स्कोप है इसका, ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है हमारे लिए। इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को लीड करके आगे बढ़ेंगे अपना पूरी ओवरऑल कॉन्सेप्ट की ओर, जो होगा नेशनल इनकम, जो मेरे पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे मेजर पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर जो हमारा होगा वो नेशनल इनकम का इंट्रोडक्शन है, जैसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डील करने वाले हैं हम लोग। उसके बाद नेशनल इनकम कुछ रिलेटेड एग्रीगेट्स से डील करेंगे और एट लास्ट हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन आएगा, जिसमें हम लोग नेशनल इनकम कंप्यूट करना सीखेंगे। ठीक है, विद फॉर्मूलाज के साथ। ठीक है, घबराओ नहीं बच्चों, बहुत ज्यादा फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं होने वाला है हमारा। हाँ, कुछ मोल कॉन्सेप्ट वगैरह है जिसके बेसिस पे हम लोग नेशनल इनकम को असर्टेन करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंबाइंड चैप्टर जो चलेगा मनी, उसके बाद बैंकिंग। ठीक है ना, इसका हल्का हल्का फेज हम लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ रखा था, आपने याद होगा कि क्लास 10 में हमारा मनी चैप्टर भी था। ठीक है, इसके बाद क्लास 11 के जैसा हम लोग एक्सटेंडेड पार्ट को देखेंगे, क्या होने वाला, डिमांड एंड सप्लाई के बाद एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, डिफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। एट लास्ट हम लोग मूव करेंगे गवर्नमेंट बजट की ओर, फॉरेन एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट बुक, यानी कि जो होने वाला है इंट्रोडक्टरी इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अभी हमने कहा ये पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट है, जो होगा हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या आप इंडियन इकोनॉमी भी बोल सकते हो। अब इंडियन इकोनॉमी में ओवरऑल हमारे पास जो है ना वो 7 चैप्टर्स में कवर अप है। क्या कुछ पढ़ना है सर इसमें, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रायर टू ब्रिटिश पीरियड, यानी 1947, पोस्ट ब्रिटिश पीरियड में 1947 टू 1990 के बीच का पूरी कहानी। ठीक है ना, कि ब्रिटिश रूल के समय इंडियन इकोनॉमी का क्या फेज था, क्या कुछ चेंजेस देखने को मिला, इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन कैसा रहा, क्या कुछ प्लानिंग एक्टिविटीज टुक आउट किया गया। इसके बाद मेजर ब्रेक थ्रू 1991 में, यानी कि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज के बाद क्या इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, क्या कुछ चेंजिंग आया देखने को। ठीक है, नेक्स्ट होने वाला है सबसे बड़ा रिसोर्स जो कि होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फर्दर मूव ऑन होगा रूरल डेवलपमेंट की ओर, जिसमें हम लोग रूरल प्रॉब्लम्स को फेस करने वाले हैं, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, रूरल क्रेडिट, ये सब को देखना है। इसके बाद हमारा होगा एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हम लोग को देखना है, अनएम्प्लॉयमेंट का केस देखना है, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल किया जाए, क्या कुछ मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज हो सकता है। एट लास्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हम लोग मूव करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग नेशन वाइज इकोनॉमी को फील कर रहे हैं तो सबसे एसेंशियल है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे कैसे पीछे हटाया जा सकता है। ठीक है, और एट लास्ट जब पूरी हमारा इंडियन इकोनॉमी को फील हम कर चुके होंगे तो
हम लोग का लास्ट टूर होने वाला है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, ठीक है, यानी कि इंडिया का डेवलपमेंट पार्ट। ये कंपैरिजन होगा हमारा इंडिया का इसके नेबरिंग कंट्रीज के साथ, जो कि होगा चाइना और पाकिस्तान के साथ। तो ये कुछ ओवरऑल हमारा होने वाला है सिलेबस, ठीक है, क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, ठीक है। तो चलो क्लास, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहला, ठीक है ना, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर माइक्रो इकोनॉमिक्स तो हम लोगों ने पढ़ रखा था, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या सर, ये कहां से आया है? तो चलो इन सभी सवालों का जवाब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं सर इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक्चुअली में इमर्जेंस कहां से हुआ, मैक्रो इकोनॉमिक्स एविडेंस में आया कहां से, ठीक है। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग पिछला एरा के बारे में, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना होगा बच्चों लोग, क्या क्या ध्यान देना है सर। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले 1914 से लेके 1918 के बारे में। हाँ सर, कुछ कुछ धुंधला धुंधला सा याद तो आ रहा है, लेकिन अगर गौर करोगे तो ये फेज था वर्ल्ड वॉर 1 का, जिस समय दो पावरफुल ब्लॉक आपस में टकरा रहे थे, ठीक है। दो पावरफुल ब्लॉक, एक तरफ था मेरा एलिड पावर और एक तरफ था सेंट्रल पावर, जिसमें वर्ल्ड के मोस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज सब आपस में टकराए थे, ठीक है। अब इनिशियली ये वर्ल्ड वार जो शुरू हुआ, ये हुआ यूरोप में किसी एक पर्टिकुलर रीजन को एक्वायर करने के लिए। तो बहुत ज्यादा डिटेल हम लोग को नहीं जाना है, बस हम लोग को देखना है सर इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आया कहां से। और ये किसी ने नहीं सोचा था कि 1940 का जो वर्ल्ड वार है ये प्रोलॉन्ग चलता रहेगा और नवंबर 1918 तक ये लीड होगा, ठीक है। सो फार इतना ज्यादा दूर तक ये जाने वाला कहानी है। तो वर्ल्ड वार एंड होने के बाद सिचुएशन क्या क्रिएट हुआ, आप लोग भी इससे थोड़ा थोड़ा फैमिलियर होगे कि जब भी वर्ल्ड वार खत्म होता है उसका आउटकम बहुत ही ज्यादा हार्श ह्यूमिलिएटिंग होता है। अब वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद पूरी जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री थे ना, वो सारे के सारे क्रिपल्ड हो गए, जैसे कि ब्रिटेन, ठीक है, उसके बाद फ्रांस, या फिर हम बात करेंगे बेल्जियम के बारे में, ठीक है, या फिर हमारा होगा यूएसए, या होगा रशिया, ठीक है, या होगा जापान, ठीक है। तो ये सारे जितना भी कंट्रीज है ना, इन सभी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो वर्ल्ड वार के 1 के बाद सारे कंट्रीज को देखा गया कि सबका इकोनॉमिक डाउनफॉल होना शुरू हो गया, ठीक है। वार में इंगेज सभी कंट्रीज पूरी डिपेंडेंट थे वॉर रिलेटेड गुड्स में, यानी कि जो भी कंट्री था वो सारा प्रोडक्शन को रोक के सिर्फ और सिर्फ वॉर रिलेटेड गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा था। अब ह्यूज एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए जितना भी अदर एरिया था ना, सबसे कैपिटल को विड्रॉ कर लिया गया और सिर्फ वॉर रिलेटेड एक्टिविटीज में ही पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा था। 1918 के बाद इनिशियली कोई इंपैक्ट देखने को तो नहीं मिला, लेकिन लॉन्ग टाइम अगर इफेक्ट देखा जाए तो 1923 के बाद से, ठीक है, 1923 के बाद से और 1939 तक ये जो पीरियड आया ना, ये सबसे ज्यादा वर्स्ट पीरियड रहा, जिसे बोला गया इकोनॉमिक रिसेशन का, इकोनॉमिक रिसेशन। अब सर रिसेशन क्या होता है? रिसेशन मतलब होता है मंदी छा जाना। मंदी छा जाना मतलब सिंपल सा लैंग्वेज में अगर हम बात करें ना, ठीक है, तो ऐसे समझना कि लोगों के पॉकेट में पैसा था ही नहीं, ठीक है। लोग जो थे, जितने सारे लोग थे हमारे यहाँ, इन लोगों के पॉकेट में पैसा था ही नहीं, तो सब निराश हो गए। अब पॉकेट में पैसा नहीं होने का मतलब है कि कमोडिटी का डिमांड जो है ना वो गिरना शुरू हो गया एक लगातार, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं फेज ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, जब पैसे की क्राइसिस के वजह से पूरा का पूरा इकोनॉमिक कमोडिटी का डिमांड ही करना छोड़ देता है। तो वर्ल्ड इस फेज से गुजर रहा था। अब कुछ कैपिटलिस्ट कंट्री ऐसे थे या इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री सब, जो गुड्स को मैन्युफैक्चर कर तो रहे थे लेकिन प्रोडक्ट का डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में नहीं था। अब धीरे धीरे आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कहानी क्या है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, ठीक है, तो पूरी वर्ल्ड जब इकोनॉमिक रिसेशन को झेल रहा था ना, तो उस समय क्या देखने को मिलता है कि लोगों के पॉकेट में इनकम खत्म हो गया। अब कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज जो थे वो गुड्स तो मैन्युफैक्चर कर रहे थे, लेकिन डिमांड ही कम था, लेकिन डिमांड ही कम हो गया था मार्केट में, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ना कि मार्केट में डिमांड कैसा था, बहुत ज्यादा लो था। अब इस लो डिमांड के वजह से हम लोग बात कर सकते हैं कि जब डिमांड कम हो गया तो आउटपुट पे डायरेक्टली इंपैक्ट इसका होगा कि नहीं, आउटपुट भी रिड्यूस हो गया। कैसा आउटपुट? जो प्लांट आउटपुट था, जो मेरा प्लांट आउटपुट था वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब प्लांट आउटपुट का मतलब क्या होता है हमारा? प्लांट आउटपुट का मतलब हो जाता है, तो प्लांट आउटपुट का मतलब हो रहा है कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री जो थे, जो प्रोडक्शन कर रहे थे, अब उनका कमोडिटी का डिमांड ही घट गया, क्योंकि लोगों के पॉकेट में पैसा तो था नहीं। अब आउटपुट के घटने से पूरी हर फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट जो था
वो क्या होना शुरू हुआ, एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होना शुरू हो गया। ठीक है, अब एम्प्लॉयमेंट घटने के वजह से कंट्री का जो जीडीपी था वो जीडीपी गिर गया। ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो ना सभी बच्चे? ठीक है, तो हम लोग फिर से बात करते हैं। चलो, वर्ल्ड वार के बाद यानी 1929 के बाद से समहाउ जो सिचुएशन था वो लो डिमांड क्रिएट करना शुरू किया, क्योंकि लोगों के पॉकेट में इनकम था ही नहीं खर्च करने के लिए। अब लो डिमांड के वजह से जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे वो अपना प्रोडक्शन को गिरा दिए, यानी जितना आउटपुट हो रहा था वो आउटपुट में रिडक्शन हो गया। अब आउटपुट रिड्यूस होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट पे डायरेक्टली असर हुआ और एम्प्लॉयमेंट भी हमारा रिड्यूस होना शुरू हो गया। एम्प्लॉयमेंट का रिडक्शन से वापस से कंट्री में इनकम रुक गया और जीडीपी क्या हो गया, गिर गया। जीडीपी के गिरने से वापस से लोगों के पॉकेट में इनकम कम हो गया और डिमांड वापस से क्या हुआ, लो, क्योंकि पैसा रहेगा तभी तो लोग खर्च कर पाएंगे। अब ये सिचुएशन को अगर हम लोग देखें तो कहानी का शुरुआत होता है लो डिमांड से और वापस हम लोग कहां पे आ गए, लो डिमांड पे। यानी ये लीड किया सिचुएशन को कौन सा, लो इकोनॉमिक साइकिल। ठीक है, लो लेवल इकोनॉमिक साइकिल को, लो लेवल इकोनॉमिक साइकिल। अब इस लो लेवल इकोनॉमिक साइकिल को डील करने का तरीका समझ में ही नहीं आया कि आखिरकार किया तो किया क्या जाए। कुछ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का क्या मानना था ना कि मेरे कंट्री में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो और कुछ नहीं, माइक्रो का एक्सटेंडेड पार्ट। इसका मतलब है कि माइक्रो लेवल पे अगर चीजों को करेक्ट किया जाए तो मैक्रो एस्पेक्ट पे सभी कुछ करेक्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल देके समझाइए सर। अब सपोज करो हमने कहा कि किसी भी कमोडिटी का ये डिमांड है। ठीक है, अब उसी के कंपैरिजन में फैक्ट्री भी प्रोडक्शन करना शुरू करती है और एक लेवल के बाद क्या होता है ना कि सप्लाई और डिमांड एक दूसरे को मीट करता है, जहां पे इक्विलिब्रियम आ जाता है। यानी कि जितना प्रोडक्शन हमारा हो रहा है डिमांड भी उतना हो रहा है। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि अचानक से मान लो डिमांड बढ़ गया, अचानक से डिमांड मान लो बढ़ जाता है, तो उसी टाइप से मेरे यहाँ प्रोड्यूसर भी जो है ना वो सब मिलके सप्लाई को भी बढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि सप्लाई भी इंक्रीज कर गया, डिमांड भी इंक्रीज कर गया, यानी कि नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा इवन पे सेट हो गया। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, क्लासिकल मतलब वो इकोनॉमिस्ट जो 1936 के प्रायर हुए, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था कि माइक्रो लेवल पे अगर सारे प्रॉब्लम को डील किया जाए ना तो धीरे धीरे मैक्रो एस्पेक्ट पे यानी कि बड़े स्तर पे पूरे कंट्री एज अ होल पे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। ठीक है, यानी इकोनॉमी खुद को करेक्ट कर लेता है। तो अगर डिमांड घटता है तो सप्लाई घटेगा, तो वापस से मार्केट खुद को स्टेबल करेगा, और अगर डिमांड बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा, फैक्ट्रीज वगैरह सप्लाई प्रोडक्शन बढ़ा देगी और मार्केट खुद को करेक्ट कर लेगा। तो ये थीसिस दिया गया था या ये थ्योरी बताया गया किसके द्वारा, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा, कि ऐसे करके मार्केट को करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, वही अगर बोला जाए कि लेबर का डिमांड मार्केट में जितना होना चाहिए, लेबर का सप्लाई अगर बराबर हो जाए, लेबर का डिमांड और लेबर का सप्लाई के बराबर, तो क्या होता है मार्केट में, इक्विलिब्रियम वापस से आ जाएगा। अब सपोज करो सर कि लेबर का डिमांड अगर बढ़ गया, ठीक है, तो मार्केट में लेबर का सप्लाई भी बढ़ा दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि डिमांड और सप्लाई वापस से ज्यादा बढ़ जाएगा, तो लोगों के पॉकेट में वापस से इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितना डिमांड हो रहा है लेबर का उतना ही लेबर का सप्लाई भी है। ठीक है, तो ऐसे करके पूरे इकोनॉमी में हर एक इंडिविजुअल लेवल पे इसको करेक्ट किया जा सकता है, जिसको हम लोग क्या बोले, जिसको बोला गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही एक्सटेंडेड पार्ट कौन सा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब ये प्रॉब्लम आया 1936 के बाद, कौन सा प्रॉब्लम, लो लेवल इकोनॉमिक साइकिल वाला। अब लो लेवल इकोनॉमिक साइकिल वाला प्रॉब्लम मतलब समझ में आ गया, लोगों के पॉकेट में इनकम कम था, इसकी वजह से लो डिमांड क्रिएट हो गया। अब लो डिमांड होने की वजह से प्रोडक्शन भी रिड्यूस कर दिया गया, यानी प्लांट आउटपुट घट गया। एम्प्लॉयमेंट में भी रिडक्शन आना शुरू हो गया, क्योंकि जब डिमांड ही नहीं है तो गुड्स का प्रोडक्शन क्यों होगा। तब पूरे कंट्री का जो इनकम है, जो वेल्थ है, जो जीडीपी है, वो गिरना शुरू हुआ, और जीडीपी के गिरने से वापस से लो डिमांड क्रिएट हो गया, यानी लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक साइकिल। अब हमारे यहाँ एक इकोनॉमिस्ट आते हैं जिनका नाम था जॉन मेनार्ड केन्स। ठीक है, जॉन मेनार्ड केन्स। अब सुनो बच्चों लोग आगे क्या होता है। ठीक है, तो जॉन मेनार्ड केन्स का मानना था ना कि 1936 के प्राय जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, सबसे केन्स ये बोले कि ठीक है, आप लोग के अनुसार माइक्रो एस्पेक्ट पे अगर सभी चीजों को सुधार किया जाए तो बल्क में या सभी कोई एग्रीगेट होकर मैक्रो को खुद ब खुद करेक्ट कर देता है। यानी कि इंडिविजुअल डिमांड अगर बढ़ेगा तो हर प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ा देगा, तो इससे ओवरऑल सप्लाई बढ़ जाएगा। अगर
मार्केट में लेबर का डिमांड बढ़ गया तो लेबर का सप्लाई बढ़ा दिया जाएगा, तो वापस से डिमांड ऑफ लेबर, डिमांड सप्लाई ऑफ लेबर के इक्विवेलेंट आ जाएगा। लेकिन जॉन मेनार्ड केन्स, ठीक है ना, जॉन मेनार्ड केन्स जिनका फोटो यहाँ पे बना हुआ है, इन्होंने क्या बोला 1936 के बाद, ठीक है, कि ये लो लेवल इक्विलिब्रियम साइकिल को करेक्ट करने का कोई स्ट्रेटेजी क्या किसी भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के पास है? आप लोगों के अनुसार माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक्सटेंडेड पार्ट को मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। चलो मान लेते हैं। इसका मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम लोग डेवलपमेंट कर दे तो पूरे नेशन का डेवलपमेंट खुद ब खुद हो जाएगा। तो चलो ये बताओ कि ये जो लो लेवल इकोनॉमिक साइकिल क्रिएट हुआ है, अब इसमें मैक्रो एस्पेक्ट पे इसको कैसे करेक्ट किया जाए? क्योंकि मार्केट में तो लोगों के पास पैसा ही नहीं है, जिसकी वजह से फैक्ट्री में प्रोडक्शन ही रुक चुका है, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी गिर गया है, जीडीपी कंट्री का गिरता जा रहा है और वापस से ये लीड कर रहा है लो एडी को। तो ये सिचुएशन तो लो एग्रीगेट डिमांड का था या लो डिमांड का, ठीक है। तो अब बताया जाए कि आखिरकार ये जो लो लेवल इक्विलिब्रियम साइकिल है, लो लेवल इकोनॉमिक या लो लेवल इक्विलिब्रियम साइकिल, इसको करेक्ट कैसे करते हैं? तब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का जो भी थ्योरी था ना वो यहां से स्टॉप हो गया। तब जॉन मेनार्ड केन्स बोले कि जब तक इसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक हमारा मार्केट में इक्विलिब्रियम अगेन गेन नहीं हो पाएगा और मार्केट खुद को करेक्ट नहीं कर पाएगा। और इन्वेस्टमेंट का मतलब था इंटरप्शन ऑफ थर्ड एलिमेंट जिसका नाम था गवर्नमेंट। अब जब मेरे कंट्री में गवर्नमेंट आएगी और इन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट करती है तो क्या होगा, ये लो लेवल इक्विलिब्रियम साइकिल में एडिशनल पैसा का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, पैसा आएगा हमारे कंट्री में, ठीक है, हमारा इकोनॉमी में। तो जैसे ही लो एग्रीगेट डिमांड या लो लेवल ऑफ डिमांड क्रिएट होगा, एडिशनल एक्सपेंडिचर करने के बाद या इन्वेस्टमेंट करने के बाद गवर्नमेंट के द्वारा क्या होगा, वापस से लोगों के पॉकेट में डिस्पोजेबल इनकम जनरेट होगा, तो फैक्ट्रीज वगैरह सब तेजी से रन करना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट फिर से बढ़ जाएगा, देश का जीडीपी इंक्रीज करेगा और जो ये लो डिमांड है ये वापस से डिमांड कैसा होगा, हाई होगा। यानी कि लो लेवल इक्विलिब्रियम साइकिल का जो ये साइकिल बना हुआ है ना ये टूट जाएगा। और इसी को इन्होंने नाम दिया कि ये होता है मैक्रो लेवल पे डील करना, ठीक है। यानी कि जब तक गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा मेरे कंट्री में इकोनॉमी को सुधारा नहीं जा सकता है। और इसी एक थर्ड एलिमेंट का नाम दिया गया मैक्रो एस्पेक्ट, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है लार्ज, ठीक है। और जब हम इसे इकोनॉमिक्स पे लाके रखते हैं ना तो इसका मतलब क्या होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ इकोनॉमी, पूरी मेरा सोसाइटी इकोनॉमी, ठीक है, जहां हम लोग रह रहे हैं इसका स्टडी कैसे, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, पूरा का पूरा एज अ होल, यानी पूरे इकोनॉमी का स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन की ओर चला जाए तो हम लोग बात कर सकते हैं कि वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो स्टडी करता है इकोनॉमिक इश्यू को एज अ इकोनॉमी एज अ होल, इंडिविजुअल लेवल को टारगेट नहीं करके जो कोई भी, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो पूरे कंट्री या पूरे इकोनॉमी एज अ होल को डील करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक। और जॉन मेनार्ड केन्स के द्वारा क्या बोला गया कि गवर्नमेंट कभी भी किसी इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से इन्वॉल्वमेंट नहीं करती है, ना डेवलपमेंट प्लान गवर्नमेंट का होता है। तो गवर्नमेंट एक मैक्रो एस्पेक्ट है जिसकी वजह से ही मेरा ये लो लेवल इक्विलिब्रियम साइकिल क्रिएट हो पाया है। तो आज इन्हीं का देन है जिसकी वजह से हम लोग पढ़ते हैं इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन आवर क्लास 12 बुक। तो अब शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का इमर्जेंस हुआ कहां से, ठीक है। हाँ सर, अब कुछ क्लियर लग रहा है। तो प्री 1936 से बिफोर हमारे यहाँ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हुए जिनका ये मानना था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स का एक्सटेंडेड पार्ट को मैक्रो बोलते हैं। लेकिन 1936 का फेज ऐसा आया जिस समय वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक रिसेशन छाया और इकोनॉमिक रिसेशन को करेक्ट करने के बाद जॉन मेनार्ड क्या बोलना था, उन्होंने अपना प्रोड्यूस किया द जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और इंटरेस्ट एंड मनी, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि पूरी इकोनॉमी को अगर हम लोग देखते हैं या उसको डील करते हैं या फिर इकोनॉमी का कोई भी प्रॉब्लम एज अ होल हम लोग डील करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये जो 1936 के समय जो हमारा इकोनॉमिक रिसेशन आया है इसको डील करने का एक ही तरीका है, वो है गवर्नमेंट का एक इंटरवेंशन। और गवर्नमेंट हमारा मैक्रो लेवल का पार्ट, ठीक है। तो 1936 के पोस्ट में हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स इमर्ज हुआ सेपरेट ब्रांच जो फोकस किया गवर्नमेंट का रोल ड्यूरिंग इकोनॉमिक डिप्रेशन या इकोनॉमिक रिसेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन या इकोनॉमिक रिसेशन। तो मेरे ख्याल से बच्चों लोग इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोग का कि
कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का इमर्जेंस जो है वो कहाँ से हुआ।